नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे आदिकाल से संबंधित उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। EMR ST GT PGT की परीक्षाओं को हम ध्यान में रखते हुए थोड़ा जल्दी रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आदिकाल का। सबसे पहले नामकरण, क्योंकि हम इसी तरह क्लास को आगे बढ़ाएंगे ताकि EMR ST GT PGT हिंदी की परीक्षा में आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। तो जल्दी हम पूरे सिलेबस को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आदिकाल का नामकरण हम देख लेते हैं। नामकरण ये है आदिकाल के प्रयोगकर्ता और ये इधर है नामकरण। तो देख लेते हैं। आज जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल का क्या नाम लिया? तो चारण काल। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल। राहुल सांसकर्तायन ने सिद्ध सामंत काल। कई बार पूछा जाता है राहुल सांसकर्तायन के अनुसार आदिकाल का नाम क्या रहा? तो सिद्ध सामंत काल आदिकाल का नाम रहा राहुल सांसकर्तायन के अनुसार। और संधि काल अगर पूछ लिया जाए तो रामकुमार वर्मा के अनुसार। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल, रामकुमार वर्मा ने संधि काल या चारण काल नाम दिया है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल नामकरण करने वाला आचार्य कौन रहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। राम खेलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा है, तो गणपति चंद्रगुप्त ने इसे प्रारंभिक व शून्य काल नाम दिया है। और रमाशंकर शुक्ल ने कहा है अंधकार काल एवं बाल्यावस्था काल। और धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है अपभ्रंश काल। इस प्रकार से हम आदि काल से लेकर के लगभग सभी टॉपिकों के जल्दी जिस तथ्य से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। देख लेते हैं आगे थोड़ा सा और। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों का युग। और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहा है अदृष्ट लोकवृत्ति का युग। ये भी कथन पूछ लिए जाते हैं कई बार परीक्षा में कि अत्यधिक व्याघातों का एवं विरोधों का युग आदिकाल को किस विद्वान ने कहा है? और आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने माना है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल की समय सीमा की बात करें तो समय सीमा के अनुसार हम देखेंगे। ग्रियर्सन के अनुसार अगर देख लेते हैं 643 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा माना है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक, यानी कि 1050 संवत से लेकर के 1375 संवत तक। अगर संवत में पूछ लिया जाए तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र ने माना है 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है भाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। गणपति ने माना है 1184 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक। मिश्र बंधुओं ने 643 से 1387 ईस्वी तक माना है आदिकाल की समय सीमा को। इसके बाद कर लेते हैं हम आदिकाल या हिंदी का पहला कवि किस विद्वान ने किसे माना है? तो देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने मुंज या भोज कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज कवि को। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को। मिश्र बंधुओं ने भी पुष्यदंत या पुंडे को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को। बच्चन ने विद्यापति को। गणपति चंद्र ने शालिभद्रसूरी को। राहुल सांसकर्तायन ने सरहप्पा को, या सरहप्पा आदि भी कहा जाता है। सरहप्पा के और अन्य नाम राहुल भद्र या सरोजवर्ज भी बोला जाता है। तो प्रथम कवि राहुल सांसकर्तायन ने सरहप्पा को माना है। उसके बाद देख लेते हैं आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना। प्रथम रचना की बात करें तो हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? चरवाकाचार, जिसका समय है 933 ईस्वी। कई बार परीक्षा में पूछा गया है चरवाकाचार का समय। तो रचनाकार रहे हैं इनके देवसेन या जैन कवि। भाषा रही है अपभ्रंश प्रभावित। पुरानी हिंदी काव्य रहा है मुक्तक काव्य। यह एक उपदेशात्मक रचना रही है। और उसके बाद हम बात करें इसके बाद रासो साहित्य की।
आदिकाल के जो साहित्य हुए हैं, रासो साहित्य, रास जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, इन साहित्य में हम रासो साहित्य की अगर बात करें तो रासो साहित्य में संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कई बार। रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो अलग अलग विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से मानी है। जैसे कि राजसूय से मानी है जॉर्ज गारसा दातासी ने, रासायन से मानी है रामचंद्र शुक्ल ने, विशल देव रचना के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है रासक से, दशरथ शर्मा ने भी रासक से, नरोत्तम स्वामी ने भी रासक से, माता प्रसाद गुप्त ने भी रासक से, गणपति चंद्र गुप्त ने भी रासक से, श्यामल दास ने भी मानी है रहस्य से, काशी प्रसाद जायसवाल ने मानी है रहस्य से, नागरी पंचाणी सभा के अनुसार काशी के अनुसार मानी गई है रहस्य से, विंदेश्वरी पाठक ने मानी है राजयश से। उसके बाद अगर बात करें हम हरप्रसाद शास्त्री की तो इन्होंने भी राजयश से मानी है, नंदुलारे वाजपेयी ने मानी है रास से, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मानी है राउस या रस से। प्रमुख रासो काव्य और देख लेते हैं हम, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है ये रासो काव्य किस विद्वान द्वारा रचित है। तो रचना और रचनाकार देख लेते हैं। रासायन के रचनाकार रहे हैं दलपति विशल देव रासो के रचनाकार रहे हैं नरपति नालय, परमाल रासो के रहे हैं जगनिक, पृथ्वीराज रासो के रहे हैं चंद्रबरदाई, हमीर रासो के रहे हैं सारंगधर, विजयपाल रासो के नल सिंह, राम रासो के श्याम सुंदर, राणा रासो के दयाल कवि, रतन रासो के कुंभकर्ण। ये मैंने अन्य इसलिए दिए गए हैं भाई परीक्षा में पूछ सकते हैं। इन जो प्रसिद्ध रासो ग्रंथ है इनके अलावा भी और जो ग्रंथ है उनके लेखक के नाम भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ लेखकों के जो प्रमुख है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं नए प्रश्न बन सकते हैं उनको भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो जब भी आप रिवाइज करते हुए अभी हाल ही में अभी पढ़ते हुए जाओगे तो परीक्षा में अगर आपको नई रचना भी आपको देखने को मिलेगी तो भी आप अगर अभी आपने पढ़े हैं तो आंसर कर सकते हो, क्योंकि याद तो हमें तभी रहती है जब हम बार बार चीज़ों को रिवाइज करते हैं, उनके सन उसके अंदर की जो कथा वस्तु होती है वो और अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है तभी हम याद रख पाएंगे जब हम बार बार रिवाइज करेंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों की तैयारी संपूर्ण हो चुकी होगी, इसलिए कुछ रचनाएं ऐसी है जो बिल्कुल नई है तो नई को आप एक बार देख करके जाओगे। अगर परीक्षा में वही पूछ ली जाएगी तो आप आसानी से उसको पकड़ सकोगे, उसके लेखक को देख सकोगे कि हाँ अभी हमने इस जैसे राम रासो के जो रचनाकार है अभी हम समय सुंदर पढ़ के आए हैं, राणा रासो का जो रचनाकार है दयाल कवि पढ़ कर आए हैं, तो आप लगा सकते हो सही आंसर रतन रासो कुंभकर्ण जी, कुमारपाल रासो देव प्रभुसुरी, कलियुग रासो है रसिक गोविंद। कलियुग रासो कई बार पूछा गया है भाई परीक्षा में। जलहन रासो है जलहन जो कवि रहे हैं चंद्रबरदाई जी के सबसे छोटे पुत्र जो जलहन रही है उन्होंने लिखा है बुद्धि रासो, और पृथ्वीराज रासो को भी इन्होंने ही पूरा किया था अपने पिता की मृत्यु के बाद। उसके बाद बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो से संबंधित परीक्षा में एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ किसने माना, अप्रमाणिक किसने माना। तो इसके आधार पर हम लेते हैं पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले जो विद्वान रहे हैं वो श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे और कर्नल टार। हम पहले पढ़ चुके हैं ये, लेकिन रिवीजन के तौर पर मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करवा देना चाहती हूँ ताकि अभी हाल ही में आप अगर प्रश्न आपको सामने हो तो आप गलत ना कर पाओ। तो देख लेते हैं प्रमाणिक मानने वाले श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल और कर्नल टार, ये 4 विद्वान रहे हैं पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले। अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये 4 कवि रहे हैं पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले।
और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले और देख लेते हैं हम। ये 4 प्रमुख कवि रहे हैं, और भी अन्य कवि रहे हैं, उनको मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि परीक्षा में इन्हीं कवियों में से प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी रिवीजन का समय है, इसलिए हम ज़्यादा गहराई में न जाते हुए बिल्कुल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं तथ्य उन्हीं को हम रिवाइज करेंगे। तो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान रहे हैं, मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। एक बार और आप रिवाइज कर सकते हो। प्रमाणिक श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांडे और कर्नल टाड। अप्रमाणिक मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं मुनि जन विजय, हजारी प्रसाद, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसके बाद कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है, सिद्ध और नाथों में दोनों में जो गिने जाने वाले हैं, इनमें से कौन सा कवि नहीं है या है। इस प्रकार से अगर आप लोग ये देख लोगे कि ये जो कवि रहे हैं, विद्वान रहे हैं, इनको सिद्ध और नाथों दोनों में गिना जाता है। तो देख लेते हैं। मत्स्येंद्र नाथ, नागार्जुन नाथ, जलंधर चरपटनाथ, गोरखनाथ, जो ये विद्वान रहे हैं 5, इनको सिद्ध और नाथों दोनों में गिना जाता है। तो नाथ कितने हैं? 9 नाथ होते हैं, 9 नाथ हुए हैं और 84 सिद्ध हुए हैं। लेकिन सिद्धों और नाथों में दोनों में गिने जाने वाले ये 5 विद्वान प्रमुख हुए हैं, मत्स्येंद्र नाथ, नागार्जुन, जालंधर, चरपटनाथ और गोरखनाथ। इनको आपको ध्यान रखना है। अगर सिद्धों में ये पूछ लिया जाए महिला सिद्ध कौन सी रही है, तो लक्ष्मी करा, मणिभद्रा, कनकलता और मेखलापा, ये 4 महिलाएं रही हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं गोरख सिद्धांत संग्रह। गोरख सिद्धांत संग्रह जो रचना है, तो राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कितने नाथ हुए हैं? 9 नाथों के नाम कौन कौन से रहे हैं, तो ये देख लेते हैं। आदिनाथ को शिव जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आदिनाथ को प्रवर्ती संतों में शिव माना गया है, इसलिए इन्हें शिव जी नाम से भी जाना गया है आदिनाथ को। गाहणीनाथ, जलवेंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चरपटनाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, भूतनाथ, गोपीचंदनाथ आदि ये जो रहे हैं नाथों में शामिल है। गोरखनाथ से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। तो गोरखनाथ राहुल के अनुसार जो गोरखनाथ का समय काल है, राहुल संस्कर्ता ने माना 845 ईस्वी के लगभग, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है, पीतम्बर दत्त बड़पाल ने 11वीं शताब्दी माना है, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी माना है। गोरखनाथ के गुरु की बात करें तो मत्स्येंद्र नाथ, भाषा सदुखड़ी यानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। रचनाओं की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र और राहुल संस्कर्ता ने इनकी 40 रचनाएं मानी है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार 14। हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ के विभिन्न शिव संप्रदायों को तोड़कर 12पंथी संप्रदाय की स्थापना भी की है। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं और देख लेते हैं। तो गोरखनाथ जी की प्रमुख रचनाएं जो रही हैं, शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली इनमें प्रमुख है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है भाई प्राण संकली जो रचना है किसकी है, तो गोरखनाथ की। नरवे बोध, आत्मबोध भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अभय मात्रा योग, पंचतिथि, शतवार, मत्स्येंद्र गोरखनाथ, रोमावली, ज्ञान तिलक भी इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, पूछी जाती है। ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा, ये जो रचनाएं हैं गोरखनाथ की प्रमुख 14 रचनाएं, जो कि पीतम्बर दत्त बड़तवाल ने 14 रचनाएं इनकी प्रमाणिक मानी है। तो आप लोगों ने देख ली, क्योंकि इनमें से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में और इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्यों को हम करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हर एक टॉपिक से संबंधित उन महत्वपूर्ण ही तथ्यों को हम करते हुए एक बार
टीजीटी हिंदी की परीक्षा तक सभी टॉपिकों के प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि बार बार परीक्षा में पहले भी पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।